बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन है 7 QC टूल्स पे, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स पे, और हम इन जो क्वालिटी कंट्रोल या स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में जो टूल्स यूज होते हैं उनको आज हम इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल को हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। SPC. SPC is a powerful collection of problem-solving tools useful in achieving process stability and improving capability through the reduction of variability. Statistical process control जो है वो एक पावरफुल कलेक्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स की, जो प्रोसेस स्टेबिलिटी और कंट्रोल और वेरिएबिलिटी रिडक्शन इसके लिए यूज होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। इसमें हमने इससे पहले इसकी जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें SPC को भी डिस्कस किया था। तो बहरहाल आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली इन टूल्स पे, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स का नाम लिया हुआ है इन टूल्स पे है, तो इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो 7 QC टूल्स हैं उनमें एक है फ्लो चार्ट जिसे बोलते हैं, या प्रोसेस फ्लो डायग्राम बोलते हैं। उसके बाद है चेक शीट, उसके बाद हिस्टोग्राम, फिर पेरिटो डायग्राम या पेरिटो चार्ट्स, फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, और फिर स्कैटर डायग्राम है, और फाइनली कंट्रोल चार्ट्स हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जैसे ये हिस्टोग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, स्कैटर डायग्राम हो गया। इनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। जो नई चीज होगी आप लोगों के लिए वो होगी ये चेक शीट, पेरिटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये आपके लिए, और कंट्रोल चार्ट ये आपके लिए न्यू है। पहला QC टूल है चेक शीट्स। तो ये अगर आप इसको देखें, ये एक मैप है, इसमें बहुत सारे आपको टूल्स दिखाई दे रहे होंगे। इसमें PDPC है, इसी तरह को 4 फील्ड मैट्रिक्स है, प्रोजेक्ट चार्टर, DMAC जिसको हमने डिस्कस किया था वो है, PDC, और ये सारे प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए यूज होने वाली टूल्स हैं। और इनमें से मोस्ट पावरफुल जो टूल्स हैं वो हैं ये 7 जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें से ये जो आप देखें चेक शीट्स है, ये हमारा पहला टूल है। चेक शीट्स मैनुअल डेटा कलेक्शन फॉर्म्स के लिए यूज होती है, यूज टू कलेक्ट डेटा इन रियल टाइम एट द लोकेशन वेयर डेटा इज जनरेटेड। इट could be used on a temporary basis, projects, or be established for routine activities. ये मैनुअल डेटा कलेक्शन फॉर्म है। जब आप रियल टाइम या रन टाइम के ऊपर डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप चेक शीट्स को यूज करते हैं। इसी तरह रियल टाइम पे लोग किसी भी लोकेशन पे डेटा जनरेट जो हो रहा होता है उसको आप मैनुअली हाथ से एक कागज के ऊपर नोट कर रहे होते हैं, तो वो चेक शीट्स होती हैं। इट कुड बी यूज ऑन अ टेम्पररी बेसिस या प्रोजेक्ट्स, और बी एस्टेब्लिश फॉर रूटीन एक्टिविटीज। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इनेबल फास्टर कैप्चरिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ डेटा, कि इसमें जो कैप्चरिंग है, जो प्रॉब्लम्स हैं या जो रन टाइम या रियल टाइम पे जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो बहुत फास्टर उसकी कैप्चरिंग और डेटा कंपाइलिंग, ये इसका एक एडवांटेज है। अलाउ द डेटा टू बी रिकॉर्डेड इन अ कंसिस्टेंट मैनर। तो दूसरी इसका एडवांटेज ये है कि एक डेटा जो है कंसिस्टेंट तरीके से, क्योंकि ये प्रिंटेड शीट्स होती हैं और उसके ऊपर जो भी आगे इसकी एग्जांपल्स आपको मैं दिखाऊंगा, तो इसके ऊपर जो भी चीज होती है वो अगर आप रोजाना और 50 दिन तक भी आप इसको रिकॉर्ड करें तो वो कंसिस्टेंट मैनर में आप चेक शीट्स पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है enable capturing essential contextual and descriptive information that otherwise may be overlooked or forgotten. डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन जिसको आप ओवरलुक हो सकती हैं, मतलब जिसको नजरअंदाज किया जा सकता है या भूल सकते हैं लोग, उनको कैप्चर करने का ये एक जरूरी, एक इसेंशियल तरीका है। नेक्स्ट है जी, इसकी टाइप्स क्या हैं चेक शीट्स की। पहली टाइप है चेक शीट्स की, इसको बोलते हैं फेलियर चेक शीट्स। दूसरी है विजुअल चेक शीट्स या मीजल्स शीट्स बोलते हैं उनको।
मीजल्स चार्ट्स भी बोलते हैं, ट्रेवलर चेक शीट्स हैं, टेली चार्ट्स हैं, चेक लिस्ट हैं, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। इसमें फेलियर चेक शीट क्या है? यूज फॉर कलेक्शन फेलियर इंफॉर्मेशन एट स्पेसिफिक प्रोसेस स्टेप्स। दूसरा है अच्छा, ये जो फेलियर चेक शीट है, इसमें जितने फेलियर्स होते हैं उनको प्रोसेस के दौरान उनके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरी है विजुअल चेक शीट्स या मीजल्स चार्ट्स। These are use pictures of the process or product to record where an event occurred. इसमें प्रोसेस का या किसी प्रोडक्ट का चार्ट होता है, उसके ऊपर उसकी पिक्चर होती है, उस पिक्चर के ऊपर ही रिकॉर्डिंग की जाती है, या क्रॉस लगाए जाते हैं, या उसके ऊपर कोई मार्क लगा के किया जाता है। उसके बाद है ट्रेवलर्स चेक शीट्स, सॉरी विजुअल, ये हो गया ट्रेवल चेक शीट्स। A traveler check sheet stays with the product of service throughout the entire process, used when collecting process lead times. तो ये थ्रू आउट द प्रोसेस इसको यूज किया जाता है, मतलब प्रोसेस जब स्टार्ट होता है और उसके बाद प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होने तक इस चेक शीट को फॉलो किया जाता है। उसके बाद है टेली चार्ट्स और चेकलिस्ट। इनको एक एक करके हम आगे डिस्कस करते हैं। टेली चार्ट्स को पहले हम डिस्कस करते हैं। टेली चार्ट्स क्या हैं? Tables that record the frequency with which different events are observed. The collected data is quickly understood as it is displayed in an easy to count groups of 5. तो ये आप स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, जाहिर है आपने पहले भी किया हुआ, जिसको हम टेली बार मेथड बोलते हैं। उसमें फ्रीक्वेंसीज को इस तरह ये टेली बार्स की मदद से किया जाता है, और बंच ऑफ 5 के जब जो आ जाती हैं, ये 4 हो जाती हैं, तो 5वें का बंच बना लिया जाता है, फिर छठे, फिर दोबारा से एक नया बंच स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप इससे पहले भी कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये इसमें भी क्वालिटी कंट्रोल में भी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी इस तरह की चेक शीट्स को यूज किया जाता है। मसलन कोई एक्टिविटी है या कोई भी काम है वो, या कोई फॉल्ट है, वो 2 दफा कर चुका है पहली शिफ्ट में, तो उसको 2 दफा टिक कर लिया। सेकंड शिफ्ट में वो फॉल्ट नहीं आया, थर्ड शिफ्ट में 3 दफा आया, तो इस तरह ये डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? कैप्चरिंग डेटा रिलेटेड टू कस्टमर कंप्लेंट्स, काउंटिंग द डिफेक्ट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी सिंगल मशीन। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट 1, डिफेक्ट 2, डिफेक्ट 3। डिफेक्ट 1 जो है कोई एक स्पेसिफिक डिफेक्ट है, वो 5 और 3 8 दफा आकर हुआ है। इसी तरह डिफेक्ट 2 3 दफा हुआ है, डिफेक्ट 3 5 दफा हुआ है, डिफेक्ट 4 13 टाइम्स है। और ये भी हो सकता है कस्टमर कंप्लेंट से, जिस तरह ऊपर वाला टेबल है, इसमें एक कस्टमर की जो या जो मशीन्स हैं, या लेट से आपके कस्टमर्स हैं, वो कितनी कंप्लेंट्स कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो ये चेक शीट्स की मदद से आप कर सकते हैं। उसके बाद है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट ये आप अपनी डेली लाइफ में भी सुनते रहते होंगे चेक लिस्ट का नाम। चेक लिस्ट इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड। ये एक लिस्ट ऑफ टास्क है। इट इंक्लूड्स स्मॉल चेक बॉक्सेस नेक्स्ट टू ईच टास्क। ये इस तरह जो बॉक्सेस होते हैं, इनको ऐसे टिक कर लिया जाता है पेंसिल के साथ, या जो आपके पास राइटिंग के लिए जो भी चीज होती है। उसके बाद लिस्टेड आइटम्स आर टिक्ड ऑफ एज दे आर एग्जीक्यूटेड और व्हेन दे आर अवेलेबल। तो लिस्टेड आइटम्स, ये जितनी भी लिस्ट है उसको टिक करना, वही वाली बात होगी। इट compensates for the limitation of human memory and attention. ये आप वैसे अगर ग्रोसरी लेने के लिए भी जाते हैं, तो घर से एक सौदे की लिस्ट लेके जाते हैं, और उसको जो चीज़ आप खरीद लेते हैं तो उसको आप टिक करते हैं, क्योंकि लंबी लिस्ट हो तो फिर आपको याद नहीं रहता। ह्यूमन मेमोरी एंड अटेंशन उसका इशू होता है, तो आप चेक लिस्ट की मदद से इजीली कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं टू डू लिस्ट, जो आजकल मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, जो हर मोबाइल में होता है। टू डू लिस्ट के अब आपने कल क्या करना है, तो उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, और आपको रिमाइंडर्स आते रहते हैं कि आपने क्या क्या करना है। उसके बाद सेफ्टी चेक लिस्ट हैं। ये जिस तरह आप जहाज स्टार्ट होने से पहले जो इंजीनियर्स होते हैं, वो जाते हैं और ये सेफ्टी के जो चेक्स हैं उनको टिक कर लेते हैं कि हर चीज बराबर है या नहीं है। और इसके बाद एक 5S चेकलिस्ट है, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा
मीजल्स चार्ट्स, मीजल्स का नाम आपने सुना होगा, चीचक बोलते हैं जिसको, एक बीमारी हुआ करती थी, आजकल तो खैर नहीं है, पुराने जमाने में होती थी। तो उसमें जो बॉडी है इंसान की, उसके ऊपर इस तरह निशान लग जाते थे। अक्सर आपने पुराने किसी बुजुर्ग को देखा होगा जिसकी बॉडी के ऊपर इस तरह के निशान है, चीचक के निशान बोलते हैं उसको। तो वैसे इसका नाम उस तरीके से कर दिया, क्योंकि इसमें होता ही है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसकी तस्वीर होती है, और उस तस्वीर पिक्चर के ऊपर आप निशान लगा देते हैं। मसलन ये नीचे आपको कैन नजर आ रहा होगा कोका कोला का, इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो येलो कलर के डॉट्स लगे हुए हैं। ये मे भी कि यहाँ कलर का कोई इशू हो, या कोई राइटिंग का है, या कोई भी इस तरह की चीज है, उसको यहाँ पे नोट किया गया कि यहाँ यहाँ पर फॉल्ट है। इसी तरह ये एक कैमरा की पिक्चर नजर आ रही है, उसके ऊपर निशान लगा दिए। तो इस तरह की जो चेक शीट्स होती हैं इन्हें बोलते हैं मीजल्स चार्ट्स। Okay. A practical visual tool for collecting data. They simply show the features or events on a drawing or a picture. इस तरह they help analyzing the location and the density of failures or events in a product or process. जैसे यहाँ पे failures की density के कहाँ पे ज़्यादा failures हैं printing के। इसी तरह they answer the question where the failures are located or where the events took place. कि फेलियर्स कहाँ पे हैं, इसकी ये जो सेंसर है यहाँ पे इशू है तो उधर निशान लगा लिया, इसकी यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग में इशू है तो वहाँ निशान लगा दिया। तो लोकेशन बता देता है आपको ये। इसकी जो जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, डिफेक्ट लोकेशंस इन अ प्रोडक्ट, मोस्ट कंफ्यूजिंग सेक्शंस इन रिटर्न एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन है उसके जो कंफ्यूजिंग सेक्शंस हैं उनके ऊपर भी इस तरह के मार्क्स लगा देते हैं। और ये भी अक्सर ऑफिस में मेथड यूज किया जाता है चेकलिस्ट का। नेक्स्ट है जी, एक चेक शीट्स की एग्जांपल है। इसमें अगर आप गौर करें तो कॉइल नंबर है, कॉइल नंबर 110424 है। सप्लायर कौन सा है, सप्लायर है हाइड्रो है, फिर इसी तरह एल्केन, और ये मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं। इनकी जो मटेरियल की इंस्पेक्शन हुई है उसमें स्क्रैच किसके ऊपर आया है, स्क्रैच है जी इस सप्लायर की प्रोडक्ट के ऊपर आया है, और यहाँ पे उसने निशान लगा दिया। इसी तरह कोई डेंट है, मतलब जिस तरह आप गाड़ी लेते हैं तो आजकल पार्क व्हील्स वाले एक इसी तरह का चार्ट दे देते हैं। अगर आप पार्क व्हील्स विजिट करें गाड़ी लेने के लिए तो उसमें आपको गाड़ी की एक डायग्राम होती है, उसमें मुख्तलिफ जगहों पर निशान लगे हुए होते हैं। तो वहां पे वो फिर A1 A2 इस तरह के निशान लगा देते हैं, और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कि A1 जो है वो मेजर डेंट है, A2 जो है माइनर डेंट है, A3 जो है वो स्क्रैच है, मेजर स्क्रैच है, माइनर स्क्रैच है। तो उस वहां पर भी होता है। तो ये एक इसकी एग्जांपल है मीजल्स चार्ट्स की। उसके बाद जो नेक्स्ट चेक शीट्स के बाद हमारा टूल है क्वालिटी कंट्रोल का, वो है पेरिटो एनालिसिस या पेरिटो चार्ट। द पेरिटो प्रिंसिपल, पहले आप सीख लें, समझ लें पेरिटो प्रिंसिपल क्या होता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के हैं तो आपने लाजमन पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुना होगा। ये वही बंदा है पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन जिसने इंट्रोड्यूस की थी। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द 80-20 रूल। इसको 80-20 रूल भी बोलते हैं, पेरिटो एनालिसिस या पेरिटो प्रिंसिपल को। It states that 80% of the problems or effects come from 20% of the causes. ये कहते हैं जी जो 80% प्रॉब्लम है उसके पीछे कॉजेज 20% होती हैं। इसको आगे मैं अगली स्लाइड के ऊपर डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि ये 80-20 रूल को हम वैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। It focuses on identifying the vital few from the trivial many. वाइटल फ्यू ये है 20% वाइटल हैं और चंद एक हैं, और ट्रिवियल मैनी, ट्रिवियल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उनका जो काज है वो थोड़ी सी हैं। 20% काजेज हैं और 80% प्रॉब्लम्स हैं। It focuses on identifying the vital few from trivial many. It helps on what really it helps focusing on what really matters. तो ये हमें बताता है कि हमने कहाँ पे फोकस करना है, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे देखें, द एग्जैक्ट परसेंटेजेस में वेरी इन ईच सिचुएशन, हाउएवर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी इज कॉज्ड बाय रिलेटिवली फ्यू ऑफ इट्स फैक्टर्स, कि 80% प्रॉब्लम्स हैं और 20% उसके कॉजेज हैं। इसी तरह आप अगर अगली स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कि 20% ऑफ कार ड्राइवर्स कॉज 80% ऑफ द एक्सीडेंट्स। तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है कि जो 80% एक्सीडेंट्स होते हैं वो 20% ड्राइवर से होते हैं, क्योंकि गलती करने वाला जो है वो बार बार गलती करता है, और जो केयरफुल ड्राइवर होता है वो एक्सीडेंट्स नहीं करता। तो जो जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उनमें 80% जो है वो 20% कार ड्राइवर्स की वजह से होते हैं। उसके बाद है 20% ऑफ वर्कर्स डू 80% ऑफ द वर्क। आप वैसे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो हर बंदा काम नहीं कर रहा होता, 20% वर्कर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का 80% काम कर रहे होते हैं। इसी तरह 20% ऑफ अ कंपनीज क्लाइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ इट्स रेवेन्यू, के जो 20% क्लाइंट्स है कंपनी के वो 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 20% ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन अ टास्क लीड्स टू 80% ऑफ द रिजल्ट्स, कि अगर आप किसी काम के ऊपर 20% टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम, तो 80% रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। 80% of the customers complaint come from 20% of the customers। जो 80% कंप्लेंट्स है वो जिस तरह ये था ना कि 80% एक्सीडेंट्स 20% ड्राइवर्स की वजह से होते हैं, इसी वजह से जो कंप्लेंट करने वाले कस्टमर्स होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर कंप्लेंट्स उन्हीं की तरफ से आती हैं। उसके बाद है 80% ऑफ द वेल्थ बिलोंग्स टू 20% ऑफ द पॉपुलेशन। ये दुनिया की जो 80% दौलत है, आप देखें बिलियनर्स जो हैं जिस तरह बिल गेट्स हो गया या वॉरेन बफेट हो गया या ये जो फेसबुक वाला है, ये हो गए, तो ये बिलियनियर्स कम हैं, 20% पॉपुलेशन है टोटल, लेकिन दुनिया की 80% वेल्थ इनके पास है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पेरेटो प्रिंसिपल की, कि 20% कॉजेज 80% इफेक्ट्स, 20% एफर्ट 80% रिजल्ट। तो 80-20 रूल को हम पेरेटो रूल बोलते हैं। The Pareto principle used when we have many problems or projects and we want to focus on most significant ones। ज्यादा अहम जो वो होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पे फोकस करने के लिए फिर हमें पेरेटो प्रिंसिपल हेल्प आउट करता है। ये डायग्राम हमें बताती है कि जो एरिया ऑफ फोकस क्या है। It helps prioritize the improvement opportunities that bring the most value on the business। तो ये जो 20% अपॉर्चुनिटीज हैं उनको फोकस करें तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस उधर से आता है। Allows to reach a consensus about what needs to be addressed first। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो जिनको आपने पहले देखना है, तो ये इनके ऊपर जो कंसेंसस बनता है वहां तक पहुंचने के लिए आपको पेरेटो चार्ट या पेरेटो एनालिसिस हेल्प आउट करता है। इट इज यूज्ड during improvement projects to focus on causes that contribute most to a particular effect। अब आते हैं पेरेटो चार्ट की तरफ। पेरेटो चार्ट, इट इज अ फ्रीक्वेंसी बार चार्ट। जिस तरह बार चार्ट होता है उसी तरह का एक चार्ट है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो एक्टिविटीज हैं उनको लेफ्ट पे रखा जाता है, ना जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिस तरह आप ग्रुप डेटा करते थे तो ग्रुप डेटा में आप 1 to 5, 6 to 10 उस तरह तरतीब में करते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन सा जो फॉल्ट है या कौन सा डिफेक्ट है वो ज्यादा आकर कर रहा है। तो वो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है उसको आप लेफ्ट पे रखेंगे और उसके बाद आप अगले उस डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। नॉर्मली प्लॉट्स द frequencies of categorical data such as defects and errors। तो प्रोसेस जो हैं, प्रोसेसेस हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस स्पेशली, उनमें जो चार्ट्स बनाए जाते हैं वो डिफेक्ट्स या एरर्स के लिए बनाए जाते हैं, ये पेरेटो चार्ट्स। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज सच एज इश्यूज, प्रॉब्लम्स और कॉजेज। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्रॉब्लम्स, कॉजेज या इश्यूज ये रखे जाते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज रखी जाती है। सिंपल सा चार्ट होता है, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें फ्रीक्वेंसीज जो मोस्ट फ्रीक्वेंट
एरर है या प्रॉब्लम है उसको लेफ्ट पे और जो लेस फ्रीक्वेंट है उसको राइट के ऊपर रखा जाता है। By arranging the bars from largest to smallest, the vital few activities can be easily addressed to have greater attention. If there are a lot of small or infrequent factors, consider adding them together into an other category. You may optionally have a cumulative line above the bar so that cumulative percentages can be read from the right vertical axis. तो एक तो ये किया आपने कि आपने बार्स को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, मोस्ट फ्रीक्वेंट पहले और उसके बाद लेस फ्रीक्वेंट। फिर आपने ये देखा कि अगर छोटी छोटी बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो उन सबको मिला के अदर्स में डाल दिया। जैसे आप कहते हैं जी आपने कोई डेटा कलेक्शन करनी है तो उसमें 5 से 15 साल के लोग हैं, 15 से 25 साल के हैं, 25 से 40 साल के हैं, 40 से 60 के हैं, तो 60 से ऊपर वालों को अबव 60 लिख लेते हैं। फिर आगे आप कैटेगरीज नहीं बनाते, आप एज कैटेगरीज नहीं बनाते। इसी तरह यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं या जितने भी इसमें कैटेगरीज हैं, उनमें अगर छोटी छोटी कैटेगरीज हैं, थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको मिला के अदर्स की एक ही कैटेगरी बना ली जाती है। अच्छा, एक और काम इसके ऊपर किया जाता है कि एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस की को शो करती है। जैसे यहाँ पे आ गया 20%, अब 20 और ये आ गया 15%, 10 और 20 के बीच में आ रहा है नेक्स्ट सी वाला जो कैटेगरी है। आपने करना क्या है, आपने क्यूमुलेटिव करना है। अब 20 है तो सी पे पहुंच के हो जाता है 20 और ये 15 35, तो नेक्स्ट डॉट लगा लिया आपने 35 के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जी 5 यहाँ पे, तो वो 40 पे जाता है तो नेक्स्ट 40। तो एक तो ये बार्स हैं जो जा रही हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और एक क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसकी कर्व है जो अपवर्ड जा रही है क्योंकि क्यूमुलेटिव है। तो अब आप देखें कि ज्यादा वाइटल फ्यू ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे, मतलब ज्यादा फोकस आपने यहाँ पे रखना है, एफ और बी के ऊपर रखना है। तो इसी तरह आप ये पेरेटो एनालिसिस के लिए पेरेटो चार्ट यूज करते हैं। इफ द रिजल्टेड पेरेटो चार्ट क्लियरली इलस्ट्रेट्स अ पेरेटो पैटर्न, दिस सजेस्ट ओनली few causes account for about 80% of the problem. तो आप अगर इसको देखें तो जितने भी पेरेटो चार्ट्स होंगे, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है वो भी इसी तरह का है, राइट साइड पे स्क्यूड होता है। तो अगर इस तरह का चार्ट आपको मिल रहा है या किसी डेटा में इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है तो इसको आप पेरेटो इफेक्ट बोलते हैं। इफ नो पेरेटो पैटर्न इज फाउंड, we cannot say that some factors are more important than others. अगर पेरेटो पैटर्न नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसीज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे इसमें है और इसमें ज्यादा नहीं है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स दूसरों से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पेरेटो चार्ट, इसका जो तरीका होगा, फ्लो कैसे होगा, क्या करेंगे आप पेरेटो चार्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सबसे पहला काम आपने करना है, यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम कि मसला क्या है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम यूजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग और सिमिलर टेक्निक। तो प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करें, डिफाइन करें, उसके बाद उसकी कॉजेज को ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कस करें आपस में, और जो कोलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करें। आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कागज लेके उसके ऊपर लिखते जाएं कि क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। उसके बाद कलेक्ट देन रिकॉर्ड द डेटा, डेटा कलेक्ट करो और उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लो किसी सॉफ्टवेयर में या किसी भी उसमें शीट के ऊपर। उसके बाद है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आइडेंटिफाइड कॉजेज। उसके बाद जितने भी कॉजेज आपने आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ सेकंड स्टेप में, उनकी फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लें टेल उसकी मदद से। अगर आप एक्सेल शीट में कर रहे हैं सिंपली आप उसमें भी कर सकते हैं, SPSS कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं इसके लिए। और अगर कम है तो फिर आप मैनुअली हाथ से भी कर सकते हैं ये काम। उसके बाद है ड्रॉ अ वर्टिकल बार फॉर ईच कॉज और कॉज ग्रुप। तो जिस तरह ये वर्टिकल बार्स हैं, ये इस तरह की आप हर कॉज के लिए एक एक बार ड्रॉ कर लें, वर्टिकल बार। सॉर्ट देम बाय फ्रीक्वेंसी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद इन बार्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। देन कैलकुलेट, देन ड्रॉ द क्यूमुलेटिव परसेंटेज लाइन। वो जो परसेंटेज लाइन है ये वाली ड्रॉ करें।
उसके बाद है इफ यू ऑब्जर्व अ पेरेटो इफेक्ट, फोकस योर इंपॉर्टेंट एफर्ट इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स ऑन दोज फ्यू फैक्टर्स। अगर पेरेटो इफेक्ट आपको मिल जाए कि पेरेटो इफेक्ट है, तो आप फोकस कर लें उन फ्यू कॉजेज के ऊपर जो ज्यादा वाइटल हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल है इसमें, a factory team has prepared the following Pareto charts to address the rising number of customer complaints in a way management can understand। तो एक टीम है फैक्ट्री में, वो पेरिटो चार्ट किसके लिए बना रही है? कस्टमर कंप्लेंट्स के लिए, ताकि मैनेजमेंट जो है वो समझ जाए कि क्या है मसला, क्या है, और इजीली समझ जाए। उसके लिए आप ये देखें, नीचे कुछ चार्ट्स बने हुए हैं। इसमें टाइप ऑफ कस्टमर कंप्लेंट है, प्रोडक्ट के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, डिलीवरी के बारे में। इसी तरह प्रोडक्ट कंप्लेंट्स हैं, स्क्रैच आया हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर, डेंट है, पिन होल है, कोई सुराख हो गया, टीयर ऑफ, टूटा वो फटा हुआ है कोई चीज उसकी पैकेजिंग में या व्हाटएवर। उसके बाद HME, आई डोंट नो HME क्या है, और फिर अदर्स बहुत सारे और भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही वाली कंप्लेंट्स हो, कोई माइनर छोटी छोटी एक आध कंप्लेंट और भी हो सकती है, उसको आपने अदर्स के खाते में डाल दिया। सर डॉक्यूमेंट कंप्लेंट्स है, डॉक्यूमेंट कंप्लेंट में इंफॉर्मेशन मिसिंग, एक इनवॉइस एरर, फिर रॉन्ग क्वांटिफिकेशन है, और फिर अदर है। इसको देख के आप इजीली देख सकते हैं कि जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा हैं और डिलीवरी के बारे में कम हैं। तो आपने फोकस करना है फिर कि ये प्रोडक्ट की डिजाइन को या उसको बेहतर करें। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं कि स्क्रैच वाली कंप्लेंट ज्यादा हैं, फिर डेंट वाली उससे कम है। तो ये थोड़ी सी हैं जिनको आप फोकस करें तो आप ज्यादा मसाइल हल कर सकते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन मिसिंग, कोई डॉक्यूमेंट है उसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग वाली कंप्लेंट ज्यादा आ रही हैं। तो आप इस एक को ही अगर एड्रेस कर लें तो आपको आपके 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। The results suggest that they can solve the majority of problems by concentrating on the vital few। ये जो वाइटल हैं जिनको हमने शेड किया हुआ है, ये ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में, ये वाइटल है, और ये चंद एक हैं। ये देखो इतनों में से ये दो ऐसे कॉजेज हैं जो अगर आप रिमूव कर लें तो आपकी 80% कंप्लेंट्स जो हैं प्रोडक्ट की वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो ये एक एग्जांपल है इसकी। के बाद कुछ पेरेटो एनालिसिस के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन कि इट इज नेम्ड आफ्टर इटालियन इकोनॉमिस्ट Alfredo Pareto, who observed that 80% of property in Italy was owned by 20% of the population। ये एक इकोनॉमिस्ट था वेल्फ्रेडो पेरिटो। इसने ऑब्जर्व किया कि इटली में 80% प्रॉपर्टी जो है वो 20% लोगों के पास। ये वैसे एक फैक्ट है और ये मेरे ख्याल में यूनिवर्सल फैक्ट है। आप अपने गांव में देख लें, अपने शहर में देख लें कि जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कंसंट्रेटेड होती है। एक दो लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है और बाकियों के पास, किसी के पास एक कनाल है, किसी के पास 10 मरले 5 मरले के प्लॉट्स हैं, लेकिन ज्यादा जो बड़ी मेजर जायदाद जिसको आप कह सकते हैं वो ज्यादा लोगों के पास। तो ये एक स्टडी कर रहा था विल्फ्रेडो पेरिटो कि प्रॉपर्टी जो ओनरशिप है वो किन लोगों के पास है। तो वहां इसको पता चला कि 80% प्रॉपर्टी इटली की 20% पॉपुलेशन के पास थी। Someone should be thinking of the Pareto principle and apply it to his business and life. He should be asking himself questions such as what are the critical few wants and needs of the customer, the consumer, and what are the critical few measures that indicate the true performance। तो इससे आप जो प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि आपके पास जो मसाइल हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, वहां पे वाइटल फ्यू क्या हैं और ट्रिवियल मैनी कौन से हैं। जिस तरह विल्फ्रेडो पेरिटो ने प्रॉपर्टी के केस में किया था, और आपके पास जो प्रॉब्लम एट हैंड कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। तो पहला हो गया था चेकलिस्ट, दूसरा हो गया पेरिटो चार्ट या पेरिटो एनालिसिस, और तीसरा जो हमारा QC टूल्स है, इसे नाम दिया, इन टूल्स को नाम दिया जाता है एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, द मैग्निफिसेंट 7। तो उस मैग्निफिसेंट 7 में से नेक्स्ट हिस्टोग्राम है। ये ऑलरेडी आपको पता है, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे।
हिस्टोग्राम क्या है? वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एनालाइज एनी प्रोसेस इज टू प्लॉट द डेटा। ये एक सेंग है किसी की कि सबसे बेस्ट तरीका जो प्रोसेस को एनालाइज करने का है वो है कि आप डेटा को प्लॉट कर दें। और ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें, ये बार चार्ट हो गया, ये जो क्या कहते हैं इसको, हम कैटेगोरिकल डेटा के लिए प्लॉट यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम भी बोलते हैं अक्सर। इसी तरह ये स्कैटर प्लॉट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हो गया, और ये कंट्रोल चार्ट है, वैसे इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राफिकल तरीका जो है ना, वो एनालिसिस के लिए, प्रोसेस एनालाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। डिफाइन करते हैं हिस्टोग्राम को कि हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल वे दैट समराइजेस द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। हिस्टोग्राम क्या है? ये ग्राफिकल तरीका है ताकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन के कंटिन्यूस डेटा में, ये स्पेसिफिकली याद रखें कि जब आपके पास कैटेगोरिकल डेटा होगा तो आप इससे पहले वाले काम, जो चेक शीट्स वाला काम और जो पेरिटो चार्ट वाला काम, वो कर सकते हैं, वो कैटेगोरिकल डेटा के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कोई जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूस है, तो उसके लिए फिर आपको हिस्टोग्राम बनानी पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राम के बारे में, आप हमेशा याद रखें कि जो हिस्टोग्राम होती है वो कंटिन्यूस वेरिएबल या कंटिन्यूस डेटा के लिए कंस्ट्रक्ट की जाती है, और ये बिल्कुल वैसी ही फ्रीक्वेंसी बार्स होती हैं, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। Histograms are sometimes called frequency plots as they show the frequency of continuous data values on a graph, while Pareto charts plot the frequency of count data। अभी मैंने आपको बताया ये काउंट डेटा या फ्रीक्वेंसी डेटा को या इसको हम कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा, उसके लिए पेरेटो चार्ट यूज किए जाते हैं, जबकि हिस्टोग्राम्स यूज की जाती हैं फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। Histograms are widely used in statistics, process improvement, scientific research, economics, and in social and human sciences. Mainly used to explore data as well as to present the data in an easy and understandable manner. Shows more most of the data exists। अच्छा, ये इसको अगर आप स्टडी करें ना, तो इसकी शेप में या इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें मुख्तलिफ जो की लोकेशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि एक सेंटर है जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होती हैं, ज्यादातर डेटा जहाँ पे लाई करता है, वो एरिया या वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है enables to quickly creates picture of variation in a process, enables to quickly identify the spread of the data। ये देखें, ये स्प्रेड है डेटा का। यही हिस्टोग्राम अगर बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो तो हम कह सकते हैं कि वेरिएशन ज्यादा है। तो पहली बात क्या थी कि सेंटर ऑफ द डेटा का आपको पता चल जाता है कहाँ पे है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। दूसरी बात आपको पता चलती है स्प्रेड के बारे में, स्प्रेड कितना है। उसके बाद है ओवरऑल शेप शोज हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा हो जाता है कि ये नॉर्मल है या स्क्यूड टुवर्ड्स राइट है या स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट है, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, ये इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है। उसके बाद है इट हेल्प्स टू फाइंड अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स एंड आउटलायर्स दैट मे नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो आपको आउटलायर्स का पता चलता है कि ये तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे है, लेकिन कोई एक चीज यहाँ आउटलायर है, यहाँ इधर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पर फॉल करती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको हिस्टोग्राम दे देती है। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई दोबारा। फिर है प्लॉटिंग डेटा इन हिस्टोग्राम अलाउज टू नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। हिस्टोग्राम में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, गैप्स एंड आउटलायर्स, ये जैसे बीच में गैप आ गया, ये आउटलायर है ये। फिर शेप ऑफ डेटा सिमेट्रिक है या स्क्यूड है, ये इंफॉर्मेशन आपको हिस्टोग्राम देती है। वेदर इट्स यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल। ये देखो, ये बाई मॉडल है, इसमें दो पीक्स हैं, और ये यूनी मॉडल है, इसमें एक ही मैक्सिमम पॉइंट है या एक ही पीक, इसको मॉड भी कह सकते हैं। तो ये इन्फो जो बाय एंड लार्ज आप कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको हिस्टोग्राम से मिल सकती है। देन हिस्टोग्राम्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? पैटर्न्स दैट प्रोवाइड क्लूज टू सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स।
वेदर यू कैन अप्लाई सर्टन स्टैटिस्टिकल टेस्ट, आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि अगर ये नॉर्मल हो, हिस्टोग्राम जो है वो सिमेट्रिक कर्व हो, तो आप टी टेस्ट, काई स्क्वायर, जितने भी टेस्ट, वो वाले टेस्ट जिनमें नॉर्मेलिटी अजम्पशन की जरूरत है, वो आप उस डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन देती है हिस्टोग्राम। वेदर वेरिएबिलिटी इज विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स, ये लिमिट्स हैं, और वेरिएबिलिटी जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो जो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स है उनके दरमियान में है या नहीं है। वेदर द प्रोसेस इज कैपेबल, और प्रोसेस कैपेबिलिटी ये आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल चार्ट्स में प्रोसेस कैपेबिलिटी को। तो ये हिस्टोग्राम यहाँ पर भी हमें इंफॉर्मेशन बताएगी कि प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है। वेदर देयर इज अ शिफ्ट इन द प्रोसेस, प्रोसेस शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब प्रोसेस का मीन एवरेज आगे शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट पे शिफ्ट हो रही है, ये इंफॉर्मेशन भी या आइडेंटिफिकेशन भी आपको हिस्टोग्राम देती है। उसके बाद है यूज टू वेरीफाई दैट चेंजेस मेड वर अ रियल इंप्रूवमेंट। ये जब आप हिस्टोग्राम बिफोर एंड आफ्टर बनाते हैं, जब आपने कोई इंप्रूवमेंट कर ली, प्रोसेस इंप्रूवमेंट टूल के तौर पे भी यूज किया जाता है हिस्टोग्राम को। अगर आपने कोई स्टेप लिया है इंप्रूवमेंट का, और पहले हिस्टोग्राम इस तरह की थी, अब इस तरह की हो गई है, तो अगर आप देखें तो इसमें ये देखें आउटलायर जो है ये रिमूव हो गया, ये बीच में से गैप रिमूव हो गया, और ये जो पैटर्न है ये तकरीबन सिमेट्रिकल हो गया। तो बिफोर एंड आफ्टर को कंपेयर करने के लिए भी कि इम्प्रूवमेंट, वो जो आपने इम्प्रूवमेंट की स्टेप लिया था, उससे कोई फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए भी आप हिस्टोग्राम बिफोर एंड आफ्टर की कंपेयर कर सकते हैं। इट इज आइडियल टू रिप्रेजेंट मॉडरेट टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, थोड़ा डेटा हो या बहुत ज्यादा डेटा हो, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम यूज की जा सकती है। इन प्रैक्टिस स्मॉल साइज ऑफ एटलीस्ट 30 डेटा वैल्यूज वुड बी सफिशिएंट। तो वही वाला टी टेस्ट वाला रूल है कि एटलीस्ट 30 वैल्यूज हों ताकि हिस्टोग्राम की शेप क्लियर हो सके। It may not accurately display the distribution shape if the data size is too small. तो वही बात है कि अगर आपका जो डेटा है, आपके जो सैंपल है वो बहुत छोटा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को क्लियरली नहीं बता सकेगी। देखो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है तो डेटा फिर उस तरह का कंटिन्यूस नहीं है, तो आप शेप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब है हाउ टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, आपको ऑलरेडी पता भी है कैसे करना है। कलेक्ट द डेटा एंड प्रिपेयर इट फॉर द एनालिसिस, डेटा कलेक्ट करें, एनालिसिस के लिए उसको रेडी करें, मिनिमम से मैक्सिमम तक अरेंज करना है, मिनिमम मैक्सिमम निकालनी है, या जो भी आपने करना है। उसके बाद समरी टेबल ऑफ द डेटा बनाएं, ये आप कागज पे बना लें, मैनुअली बना दें, या आप इसको एक्सेल शीट पे बना दें, या किसी भी सॉफ्टवेयर में बना दें। उसके बाद आप क्या करें, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डिवाइड इट इनटू इक्वल इंटरवल्स और बिन्स। ये बिनिंग का जो टर्म है, ये आपने एसपीएसएस में यूज की थी। बिनिंग का मतलब वो जो ग्रुप्स हैं आप बनाते हैं, तो तकरीबन वो वही वाला रूल है, 7 से 10 के इंटरवल बनाएं, 7 से कम इंटरवल भी ना बनाएं, और ये ऑप्टिमम है कि 10 से ज्यादा भी ना बनाएं। तो 7 और 10 इंटरवल के दरमियान में आप इंटरवल्स के कट लगा दें, या बिन्स डिफाइन कर लें अगर आप सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं तो। और ये याद रखें कि ये जो आप मार्क्स लगा रहे हैं, ये इक्वल उस पे बनाएं, इनका जो डिस्टेंस है आपस में, उनके साइजेस एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद है ड्रॉ बार्स अबव ईच बिन टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा वैल्यूज विद इन ईच इंटरवल। तो वो जितने भी इंटरवल्स आपने कंस्ट्रक्ट किए थे मैनुअली, उधर फ्रीक्वेंसीज आपने काउंट की थी, तो उन फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक वर्टिकल बार्स बना दें। और ये याद रखें कि गैप्स नहीं होने चाहिए, हर बार दूसरी से अटैच्ड होनी चाहिए। इंडिकेट द मीन ऑफ द डेटा एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप मीन डिस्क्राइब कर लें कि मीन कहाँ पे है, और इंपॉर्टेंट कहीं आउटलायर है उसको आप मार्क कर लें, ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन एक उसमें मिल सके, एक चार्ट के ऊपर मिल सके। ओके, उसके बाद है ये केबल डायमीटर है, कोई प्रोसेस है इसमें,
केबल मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके लिए ये एक हिस्टोग्राम बनी हुई है. द results can be summarized using the day-to-day language as the distribution looks symmetric around the cable diameter mean 0.546 centimeter and appears to fit the normal distribution. ये एक आम जो हम यूज करते हैं लैंग्वेज, उसमें आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन सिमेट्रिक दिखाई दे रही है हमें, और जो डायमीटर जो मीन है 0.546 यहाँ पे मीन है, तो 0.546 इसके अराउंड ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट की जा सकती है. स्टैटिस्टिशियन ऑलवेज टॉक लाइक दिस. अच्छा, प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज के लिए ये एक हिस्टोग्राम है, एक एग्जांपल है, और आप पहचान गए होंगे कि ये एसपीएसएस का आउटपुट है. ये एक और एग्जांपल है, इसमें डेटा स्क्यूड है टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिवली स्क्यूड है, और ये नॉर्मल नहीं, इसके ऊपर तकरीबन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट की जा सकती है. तो ये इंफॉर्मेशन हमें हिस्टोग्राम ही बता सकती है, डेटा से नहीं पता चल सकती. अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेशन हिस्टोग्राम के बारे में. हिस्टोग्राम्स लाइक कंट्रोल चार्ट्स कैन बी यूज्ड टू असेस इंप्रूवमेंट ओवर टाइम. हिस्टोग्राम्स however can't see changes and trends over time. तो आप इम्प्रूवमेंट असेस कर सकते हैं ओवर टाइम के, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं, एक पहले हिस्टोग्राम कैसी थी, फिर इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी हुई तो फिर कैसी होगी, ये काम आप कर सकते हैं. आप ट्रेंड्स नहीं फाइंड कर सकते. ये जो प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें कुछ ट्रेंड्स होते हैं कि मीन शिफ्ट हो गया और इस तरह के ट्रेंड है, वो हिस्टोग्राम से आपको नहीं पता चल सकते हैं. You can illustrate a stratification factor in histograms. हाँ, स्ट्रेटिफिकेशन फैक्टर्स आप कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो प्रोडक्शन हुई है या जो वेरिएबल था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी, इवनिंग शिफ्ट की कैसी है, नाइट शिफ्ट की कैसी है. अब देखें नाइट शिफ्ट में ज़्यादा ये सिमेट्रिक हो रहा है, और इसी तरह इवनिंग शिफ्ट में ये राइट साइड पे स्क्यूड है. तो आप डिफरेंट टाइम्स के ऊपर प्रोसेस को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. There are many applications and online services that allow the creation of histograms quickly and automatically, such as Minitab, JMP, SPSS. Even आप Excel sheet पे जो simple तरीका होता है उस तरीके से भी आप बना सकते हैं. तो ये बहुत सारी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन भी हैं, एप्लीकेशन भी हैं, जिससे आप हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. होपफुली आपको हिस्टोग्राम डिटेल में डिस्कस की है, आपको चीज समझ में आ गई होगी. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपने पास कॉपी पेन रखा करें और नोट कर लिया करें, क्योंकि ये कंटिन्यूस सेशन है, इसमें दरमियान में हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन नहीं कर सकते. तो एंड पे आपके जो क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे वो मैं आपको आंसर करूंगा. आप स्ट्रीम पे गूगल क्लासरूम में भी और यूट्यूब के जो लेक्चर है उसके कमेंट सेक्शन में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई विल आंसर दैट. अच्छा जी, अब एक और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टूल है जिसको हम बोलते हैं फिश बोन डायग्राम. अब फिश बोन डायग्राम क्या है, ये आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा या इससे पहले शायद आपने ना देखी हो, तो इसको आपने जरा समझना भी है और डिटेल में इसको मैं डिस्कस भी करता हूँ. What is a fishbone diagram? It identifies and organizes the potential causes of a business problem. फिशबोन डायग्राम क्या करती है, पोटेंशियल कॉजेज ऑफ अ बिजनेस प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसके पोटेंशियल कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डायग्राम यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड अ फिशबोन डायग्राम. यूजेस एन इजी एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. बहुत आसान और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होता है इसका. यूज टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ प्रोसेस वेरिएशन. ये प्रोसेस वेरिएशन के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इशिकावा डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम तो ये वही फिशबोन डायग्राम होगी, या इशिकावा डायग्राम है तो वो भी फिशबोन डायग्राम ही होगी. तो इसके 2-3 नाम यूज किए जाते हैं, डिफरेंट लिटरेचर में डिफरेंट नाम यूज किए जाते हैं. अच्छा, कुछ बातें हैं फिशबोन डायग्राम्स के बारे में. Identifies the causes of an undesirable effect of a problem. It is also possible to identify the hierarchy of causes, including the possible root causes.
Bring attention to the primary factors affecting the quality of a product or service. These factors need to be optimized in order to reduce the amount of process variation. The outcome can provide initial information to later problem solving tools. में करते क्या है, ये जो दरमियान में लाइन होती है, ये मेजर प्रॉब्लम है, इसके आगे लिख लिया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसकी कॉजेज क्या हैं, ये एक कॉज है, ये दूसरा कॉज है, ये कॉज है, फिर उस कॉज के अंदर फिर रूट कॉजेज हैं, सब उसके जो कॉजेज हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो ये जो इसको हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर आ गया प्रोसेस में, तो उसमें उसके कॉजेज फिर रूट कॉजेज तक पहुंचने के लिए डायग्राम यूज की जाती है। इट इज कॉल्ड फिश बोन डायग्राम। अच्छा, रूट कॉजेज आर नॉर्मली दोज एट द एंड्स ऑफ चेन ऑफ कॉजेज, दे डू नॉट हैव एनी सब कॉजेज। अच्छा, रूट कॉजेज क्या हैं, ये देखें, ये आ गया इफेक्ट या प्रॉब्लम, जो मसला आ गया, अब उसका एक प्राइमरी कॉज है, ये प्राइमरी कॉज है, उसका फिर ये सब कॉज है, ये अगला सब कॉज है, ये अगला सब कॉज। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या है, तो फिलहाल इसकी आप स्ट्रक्चर नोट कर लें। दे आर ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। Everyone gains insight into the cause and effect. This makes the solution easier to find later on. सारे लोग मिलके बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, उनमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मसला है, इसका एक कहता है जी इसका ये कॉज हो सकता है, दूसरा कहता है नहीं ये कॉज भी है, ये वजह भी हो सकती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान नोट कर लिए जाते हैं कॉजेज और फिश बोन डायग्राम के स्ट्रक्चर में डाल लिए जाते हैं ताकि जो रूट कॉज है वहां तक पहुंचा जा सके प्रॉब्लम का। It helps to create ideas about the possible causes of a problem before it happens. मतलब पॉसिबल काज तक पहुंचने के लिए होने से पहले, मतलब इन एडवांस आप वहां तक पहुंच जाते हैं कि ये मसला इस वजह से हो सकता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बारे में कोई आइडिया बना लेते हैं कि हमने किसको किस तरीके से हैंडल करना है। इट इज एन इफेक्टिव कॉज प्रिवेंशन टूल। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फैक्टर्स causing an effect to prevent future problems. It can also be used in product design and to plan new processes. तो प्रोडक्ट डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए और नए प्रोसेस डिजाइन करने के लिए भी फिश बोन डायग्राम को यूज किया जाता है। Potential causes, sometimes called process input variables, they are normally grouped into categories for easier sharing and reference. These are often called the 6 M's. ये बात मैंने क्लास में भी की थी। एम्स क्या होते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी प्रोसेस में, कहीं पर भी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या कोई ह्यूमन रिसोर्स का इशू है, उसमें ये इनमें से कोई एम जो है इन्वॉल्व होगा। इसमें आता है मैन। मैन का मतलब है वो बंदा, वो ऑपरेटर, वो लोग जो प्रोसेस में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके बाद मेथड आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें उसका डिजाइन आ जाता है, प्रोसेस फ्लो चार्ट आ जाता है, ये सारी चीजें। उसके बाद मटेरियल है कि जो प्रोडक्ट है उसका मटेरियल क्या है, फिर मशीन जिस पे बनाया जा रहा है, फिर मदर नेचर है, फिर मेजरमेंट है, फिर मैनेजमेंट है, फिर मेंटेनेंस है। तो अगर कोई मसला आएगा तो इन एम्स की वजह से आएगा। आप देखें कि इसमें से एक साइड पे लिखा हुआ है 6 एम्स, यहाँ लिखा हुआ है 4 एम। अब 6 एम में ये आ जाते हैं मैन, मेथड, मटेरियल, मशीन, मदर नेचर एंड मेजरमेंट। 8 एम्स में पूरा जिसको हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट वाला पोर्शन भी आ जाता है। फिर 4 एम्स हैं जिसमें मैन, मेथड, मटेरियल, मशीन इन्वॉल्व है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 एम्स रिक्वायर्ड होते हैं। और 6 एम में फिर मेजरमेंट और मदर नेचर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और 8 एम्स में मैनेजमेंट और मेंटेनेंस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये जो एम्स हैं इनको कहा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है तो इनमें से किसी एक की वजह से हो सकता है। फिर ये मैन क्या है, एनीवन इन्वॉल्व विद द प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूट्स टू द इफेक्ट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मेथड्स क्या हैं, हाउ द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर डूइंग इट, सच एज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, कॉमन प्रैक्टिसेस। उसके बाद मशीन्स हैं,
मशीन्स आ जाती है इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट एंड टूल्स रिक्वायर्ड टू डू द प्रोसेस। फिर मटेरियल्स आ जाते हैं, मटेरियल नीडेड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और प्रोवाइड सर्विस इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स, पेपर्स, पैकिंग, कंज्यूमेबल्स। तो जितना रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो आ जाता है मटेरियल्स में। फिर एनवायरनमेंट है और मदर नेचर बोलते हैं उसको। द कंडीशन इन विच द प्रोसेस ऑपरेट्स सच एज लोकेशन, कहाँ पे वो प्रोसेस हुआ है, फिर टाइम क्या था, मॉर्निंग थी, नून या इवनिंग या नाइट शिफ्ट थी, फिर टेम्परेचर क्या है कि कम टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है और ज़्यादा में होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। फिर कल्चर आ जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर से इससे मुराद है। फिर आ जाती है मेजरमेंट्स इंक्लूडिंग द डेटा दैट आर यूज्ड टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस। तो मेजरमेंट में चूंकि डेटा इन्वॉल्व होता है तो उसकी कलेक्शन, फिर उसको प्लॉट करना और जो भी डेटा के साथ काम करते हैं। फिर आता है फिशबोन डायग्राम में टिपिकल फिशबोन डायग्राम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए। देखें 6 एम्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाते हैं और 4 एम्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज के लिए यूज किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं मैन पावर, मदर नेचर या एनवायरनमेंट, मशीन्स, मेथड, मेजरमेंट, मटेरियल। और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विसेज सेक्टर में पीपल, मैन, एनवायरनमेंट, मदर नेचर, इक्विपमेंट जिसको हम टूल्स बोल सकते हैं, और पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जिसको हमने क्या नाम दिया था, मेथड्स। अब आते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट द फिशबोन डायग्राम। क्लियरली पहला स्टेप है क्लियरली डिफाइन द इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम डिफाइन कर लें। राइट इट डाउन एट द सेंटर राइट ऑफ अ लार्ज पीस ऑफ पेपर। एक बड़ा सा पेपर का टुकड़ा लें, उसके राइट साइड के ऊपर उसको लिख लें, जैसे ये है, यहाँ पे लिख लें प्रॉब्लम। राइट इट डाउन। अच्छा, डिटरमिन द मेजर कैटेगरीज ऑफ कॉजेज। मेजर कैटेगरीज डिफाइन करेंगे, जैसे ये है प्राइमरी कॉजेज हैं, 1 2 3 4 प्राइमरी कॉजेज हैं। उसके बाद राइट देम ऑन द ब्रांचेस ऑफ द डायग्राम। डायग्राम की ब्रांचेस के ऊपर लिख लें, एक ब्रांच दूसरा ब्रांच, यहाँ पे लिख लें बाकायदा कि ये कौन सा, ये मैन, मटेरियल, मशीन, ये 4 एम्स हैं या 6 एम्स हैं, ये जो भी है ये प्राइमरी कॉजेज हैं। उसके बाद use brainstorming to log all possible causes under the appropriate branches। अब एक को लें, जैसे मैन है या जो वर्कफोर्स है, फिर उसके जो सब कॉजेज हैं उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप आइडेंटिफाई करें। उसके बाद है use 5 whys to search for root causes and then add them to the diagram। 5 whys हैं, what, when, who, why। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये WH से स्टार्ट होते हैं। तो 5 वाइज हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सारे इनकी वजह तलाश करें, सर्च करें। टेक टाइम टू इंश्योर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड की है अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसके लिए आप तसल्ली से काम करें। उसके बाद है अपडेट द चार्ट एज न्यू कॉजेज बिकम अपेरेंट, कि चार्ट को अपडेट करते जाएं जब नई नई कॉजेज आपके पास सामने आए तो। मार्क और असाइन नंबर्स नियर टू द की कॉजेज टू शो देयर रिलेटिव प्रायोरिटी। जितना इम्पोर्टेंट जो वो है कॉज है, की कॉज है, उसको उतना करीब लिखें ताकि उसको एड्रेस किया जा सके। कलेक्ट डेटा एंड इन्वेस्टिगेट टू वेरीफाई द की कॉजेज आर एक्चुअल। डेटा कलेक्ट करें, वेरीफाई करें कि ये जो की कॉजेज हैं ये एक्चुअल हैं या नहीं है। उसके बाद प्लान एंड इम्प्लीमेंट एक्शंस टू एड्रेस द की कॉजेज। वेज टू फाइंडिंग मोर कॉजेज, और मजीद कॉजेज तलाश करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू इनकरेज एवरीवन टू पार्टिसिपेट। क्वेश्चंस पूछते जाएं ताकि हर बंदा इन्वॉल्व हो,
Brainstorming sessions may involve other people, especially those who have experience in the process. Leave the chart on the wall for a few days and encourage passerby to contribute. अक्सर ऑर्गेनाइजेशन दीवार के ऊपर ये चार्ट लगा देती हैं और रोज अगर आपको आज ख्याल आ गया कि ओहो ये मसला भी हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, वहां पे दीवार के ऊपर जाके अपने वो फिश बोन डायग्राम के ऊपर कॉज लिख लेते हैं। दूसरा बंदा आया, उसने लिख लिया, फिर आपको रात को कोई बात याद आई, सुबह आके आपने वहां पे कर ली, तो एट द एंड ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आपके पास जो डायग्राम होगी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे उसके कॉजेज तलाश किए जा चुके होंगे। अच्छा, टेक अ ब्रेक और डू समथिंग टू टेक द टीम्स माइंड ऑफ द करंट थॉट्स। थोड़ा सा वक्फा लें ताकि ये अपने थॉट्स को रीऑर्गेनाइज कर लें और फिर दोबारा आप जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है उसको स्टार्ट कर लें। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है और उसमें आप कॉजेज, रूट कॉजेज, प्राइमरी कॉजेज वहां तक पहुंच सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पे देखें कि इंक्रीज इनवॉइस एरर्स फॉर अ कंपनी। इनवॉइस क्या होती है? जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपको एक चिट दी जाती है, आपको एक स्लिप वाउचर दिया जाता है जिसके ऊपर उसकी कीमत और वो चीजें लिखी हुई होती हैं। तो किसी कंपनी की इनवॉइसेस हैं उनमें एरर्स हैं और बढ़ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? कंपनी ने सर जोड़े, सब लोग मिलके बैठे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो है इनवॉइस फॉल्ट। इसमें इसके जो प्राइमरी कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? मेथड्स, मटेरियल, इक्विपमेंट, सॉरी जो उसका जो अदर एम है, एनवायरनमेंट या मदर नेचर, मटेरियल, मेजरमेंट, मैन। अच्छा, पहले डिस्कस करना शुरू किया उन्होंने कि मेथड में क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो उसका एक वजह पता चली कि कम्बरसम प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा इसको इसको सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो एक वजह ये पता चल गई। उसके बाद मैनुअल डेटा एंट्री है कि आपका जो बंदा है इनवॉइस बना रहा है वो मैनुअली डेटा एंटर कर रहा है, अगर ये स्कैनर से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये दो रूट कॉजेज पता चली। उसके बाद इक्विपमेंट पे डिस्कशन की उन्होंने। इक्विपमेंट में क्या हो सकता है? इन एडिक्वेट प्रिंटर्स, प्रिंटर्स ठीक नहीं है हमारे, सिस्टम कंपेटेबल नहीं है, सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है, ये तीन कॉजेज पता चली। फिर उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट की इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट पे जी पुअर एर्गोनॉमिक्स हैं। इन्वायरमेंट ये मदर नेचर, एर्गोनॉमिक्स का मतलब है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप कहीं दूर से वो लेके आए हैं प्रोडक्ट, दरमियान में किसी को दे दी, फिर वो काउंटर पे पहुंची, उसकी प्राइस कुछ और बताई गई थी और काउंटर वाले को कुछ और पता चली, तो इनवॉइस में फॉल्ट आ गया। नॉइजी ऑफिस भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शोर है ऑफिस में, कोई बंदा प्राइस और बता रहा है, वैल्यू और बता रहा है और एंटर और हो रही है, ये भी मसले हो सकते हैं। ये मदर नेचर का इशू है। उसके बाद मैन पे आ गए कि जी इसमें क्या क्या हो सकता है, लोगों में क्या मसले आ सकते हैं। लो मोराल, मुमकिन है कि कंपनी में लोगों का मोराल लो हो, जो उसका पेमेंट्स हैं जो आप वर्कर्स को देते हैं वो सफिशिएंट नहीं है और लोग दिल लगा के काम नहीं कर रहे, केयरलेस काम कर रहे हैं। उसके बाद वर्कलोड, इंक्रीज वर्कलोड है कि लोगों पे वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो फिर एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, उससे फॉल्ट आ रहे हैं। उसके बाद पुअर टेक्निकल सपोर्ट है कि टेक्निकल सपोर्ट सही नहीं मिल रही, ये भी हो सकता है। फिर मेजर है, उसमें पुअर ऑडिट सिस्टम है, इनएडिक्वेट वैलिडेशन प्रोसेस है। फिर मटेरियल में आ सकते हैं, पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनएडिक्वेट पेपर सप्लाई है, पेपर की सप्लाई का इशू है। तो ये उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और इस मसले का हल निकाला और ये जो डायग्राम बनी, इसको ये मछली का जो स्ट्रक्चर होती है बोन्स की, उसकी तरह की बन गई। तो इस वजह से इसको बोलते हैं फिश बोन डायग्राम। ये एक और एग्जांपल है, इसको आप खुद देख लें। कूड एंड कंजम्पशन फैक्ट्री की है, उसका इशू था और उसमें इन्होंने एक फिश बोन डायग्राम बनाई इस इशू को एड्रेस करने के लिए। तो ये थी जी फिश बोन डायग्राम। तो ये हमारा नेक्स्ट जो टूल था, प्रोसेस इंप्रूवमेंट टूल, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब आप अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम चूज करें
आप अपनी क्लास में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्कूल में, अपने डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उसकी फिश बोन डायग्राम बनाएं, उसमें आइडेंटिफाई करें कि उसके प्राइमरी कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं और रूट कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है जी। हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो है स्कैटर डायग्राम। ये आप काफी दफा बना भी चुके हैं। बहरहाल हम क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्कैटर डायग्राम को डिस्कस करेंगे। स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन क्या है? अलाइन मैनेजर, अच्छा ये उसका एक एग्जांपल दी हुई है। अलाइन मैनेजर में वांट टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, or if the number of defects in a function of the experience of the person causing it। को मैनेजर है वो देखता है कि जो ट्रेनिंग हमने दी थी, कितने घंटे ट्रेनिंग दी थी और प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज की कितने इंक्रीज हुई, उसके दरमियान में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये जानने के लिए उसको स्टैटिस्टिकल जो टूल है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में स्टैटिस्टिकल टूल जो मिलेगा वो होगा स्कैटर डायग्राम। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विपमेंट डाउन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। इक्विपमेंट डाउन टाइम का मतलब इक्विपमेंट खराब हो गया जी, खराब है। जिस तरह आप एटीएम पे जाते हैं और वहां पे लिखा हुआ आता है जी सिस्टम इज डाउन, तो डाउन टाइम कितना था, 1 घंटा डाउन हुआ, 2 घंटे डाउन हुआ, और उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी आई। इस उसके दरमियान में रिलेशनशिप जानने के लिए भी हम स्कैटर डायग्राम प्लॉट करेंगे। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइविंग स्पीड एंड फ्यूल कंजम्पशन। ड्राइविंग स्पीड, आप अपनी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो स्पीड है वो फ्यूल कंजम्पशन को अफेक्ट करती है, लेकिन कैसे करती है, आप कितनी ड्राइविंग स्पीड पे गाड़ी को चलाएं ताकि फ्यूल कंजम्पशन ऑप्टिमम हो। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ शिफ्ट एंड एवरेज आंसर टाइम इन अ कॉल सेंटर। नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ शिफ्ट, एक शिफ्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं और एवरेज आंसर टाइम क्या है कॉल सेंटर में। तो ये भी दो वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप है, और उसके लिए फिर जो टूल यूज होगा क्वालिटी कंट्रोल का वो होगा स्कैटर डायग्राम। इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन समवन हैज एंड द एनुअल इनकम ऑफ दैट पर्सन। कि कितनी एजुकेशन है, उसने पीएचडी की है, एमफिल किया है, मास्टर्स किया हुआ है, और उसकी एनुअल इनकम कितनी है, उसके दरमियान में रिलेशनशिप जानने के लिए भी स्कैटर डायग्राम ही यूज होगी। इसके बाद है प्राइमरीली यूज टू विजुअली इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफन एन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। तो ये नीचे डायग्राम बनी हुई है, आप रिग्रेशन और उसमें रिग्रेशन एनालिसिस में भी इसको कर चुके हैं स्कैटर डायग्राम को, कोरिलेशन और रिग्रेशन में, कि एक होता है इनपुट वेरिएबल और एक होता है आउटपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल इंडिपेंडेंट और आउटपुट वेरिएबल डिपेंडेंट, ये आपको ऑलरेडी पता है। It is often used as first step when analyzing the communicating the correlation between pairs of variables before conducting advanced statistical techniques। तो एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, कोरिलेशन, तो उससे पहले ये पहला स्टेप होता है कि आप स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करें और उसकी मदद से आप ये जानें कि आगे हम फर्दर जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वेयर डू स्कैटर डायग्राम फिट, कहाँ पे फिट होती हैं? स्कैटर डायग्राम है ग्राफ द डेटा। अच्छा, कोरिलेशन चेक करने हैं तो आप पियर्सन कोरिलेशन यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक अगला स्टेप होगा लीनियर या मल्टीपल रिग्रेशन है, फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा इवेल्युएशन या आर स्क्वायर कैलकुलेट करना, फिर रीरन करना, फिर उसके रिजल्ट को करना। लेकिन पहला स्टेप जो है वो है स्कैटर डायग्राम। They indicate several types of correlation। Scatter diagram can also indicate non-linear relationship between variables। ये देखिए non-linear relationship है, एक होता है linear relationship। ये non-linear है तो scatter diagram से आपको linear और non-linear relationships का भी पता चल सकता है। उसके बाद है एग्जाम्पल है फॉरेस्ट ट्रीज की, इसमें डायमीटर और हाइट है, वॉल्यूम है, डायमीटर और वॉल्यूम के दरमियान में एक स्कैटर डायग्राम की, और ये देखें एक लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है इसमें हमें। उसके बाद ये एक और डायबिटीज वाला डेटा है, ये भी देख लें। स्कैटर डायग्राम को मेरे हाल में इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी ये कर भी चुके हैं और आपको बनाना भी आता है।
जी, नेक्स्ट जो टूल है क्वालिटी कंट्रोल का आफ्टर स्कैटर डायग्राम, वो है फ्लो चार्ट। सेकंड लास्ट है, ये छठा टूल है हमारा फ्लो चार्ट। नाम आपने सुना होगा अक्सर, अगर आपने कंप्यूटर के जो बेसिक कोर्सेज में पढ़े हैं तो वहां पे प्रोग्रामिंग के लिए जो यूज किया जाता है टूल फ्लो चार्ट बोलते हैं। लेकिन प्रोसेस उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी और क्वालिटी कंट्रोल में भी फ्लो चार्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनको ज़रा मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा ताकि आपको आगे भी इसका एडवांटेज हो सके, कि हो सकता है कि आपको कहीं फ्लो चार्ट बनाने पड़ जाएं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप मैं स्लाइड शेयर कर लूँगा ये सारी, तो उसको आप सेव भी रखें, आपको फ्यूचर में काम भी आएंगी। What is a flow chart? A graphical tool that illustrates the flow of a business process and the relationships between its activities. तो ये एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें बिजनेस प्रोसेस का फ्लो जो है वो मुख्तलिफ शेप्स की मदद से प्रेजेंट किया जाता है, और इस काम को बोलते हैं फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्टिंग, आगे फ्लो चार्टिंग ही लिखा हुआ आएगा। यूज टू ब्रेकअप प्रोसेस इन टू इंडिविजुअल एक्टिविटीज, किसी प्रोसेस को छोटे छोटे एक्टिविटीज में ब्रेकअप करना, ये है फ्लो चार्ट का काम। This detailed view will allow to see how a process looks like. Ideal charts to visually represent business process. For example, if you want to see the flow of a purchase order or sales order through the various departments within your company, flow charts are the best means. Flow charts are useful for understanding and communicating the sequence of activities and how a process works. It helps you and your team to understand the activities and decision and thus perform the task correctly and in the right order. Flowcharts often used for documenting how to do a particular job. They can be found in procedures and quality manuals. Flowcharts are used when designing new processes and refining the old ones, used to provide a detailed view of how a process should be. Software developers use them to map processes that need to be automated. Kaizen teams use them to identify and analyze problem areas and provide insight in order to simplify work, reduce cycle time, troubleshoot problems, improve or redesign processes. तो ये जो काइजन टीम्स होती हैं, ये काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। वो टीम्स जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम कर रही होती हैं वो फ्लो चार्ट्स को यूज करती हैं ताकि वर्क को सिंप्लीफाई किया जा सके। Flowcharts are useful for revealing the areas of inefficiency and diagnosing problems for later problem solving efforts. कि ये कहाँ पे इनएफिशिएंसी है उसको रिवील करने के लिए और प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए यूज किए जाते हैं फ्लो चार्ट्स। Always to allows to look at the organization horizontally instead of vertically by looking at how departments and functions are interacting and working together. तो वर्टिकली देखने की बजाय हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ये देखें फ्लो चार्ट है, इसमें आप परचेजिंग, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स वाला है, ऑपरेशन वाला है, ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वहाँ पे उसका जो इंचार्ज हैं या जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं कौन है, फिर मार्केटिंग टीम है, फिर फाइनेंस वाले हैं। दे शो हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस इट्स आउटपुट थ्रू क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? प्रोवाइड कॉमन अंडरस्टैंडिंग व्हेन डिस्कसिंग एंड एनालाइजिंग प्रोसेसेस, provide clarity to a process that appears disordered or complicated, facilitates the understanding of relationship and time sequence within a process. इसके और बेनिफिट्स क्या हैं? They help communicating any changes on the process, help explaining the process to new employees and subcontractors, help supplier understand the process before parts or items are supplied. और इसके बाकी ये it helps addressing risk factors within a process, allows to see improvement made on the processes, helps investigating the performance of a process या cycle time. फ्लो चार्ट्स की टाइप्स ये आपने पहले नहीं की होंगी, ये आपको आज पता चलेंगी कि इसकी एक टाइप नहीं है, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं।
एक को बोलते हैं एक्टिविटी फ्लो चार्ट, फिर है स्विम लेन फ्लो चार्ट, फिर है अपॉर्चुनिटी फ्लो चार्ट, फिर है इंडस्ट्री स्पेसिफिक फ्लो चार्ट। जो सबसे कॉमनली यूज किए जाते हैं ये एक्टिविटी फ्लो चार्ट यूज किए जाते हैं। That displays a sequence of activities that make up the process in a way that focuses on what happens. कैसे होता है? एक्टिविटी फ्लो चार्ट्स आर बेसिक फॉर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। इसमें ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं, स्टार्ट का सिंबल है, फिर ये प्रोसेस का सिंबल है, उसके बाद डिसीजन है, यस नो, और ये, तो ये इन सिंबल्स की मदद से फ्लो चार्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इन्हें बोलते हैं, ये जिसमें जो एक्टिविटीज हैं उनको शो किया जाता है, उनके जो पूरा प्रोसेस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देन typically drawn with arrows and shapes of various kinds to represent different types of activities. फ्लो चार्ट शेप्स क्या क्या हैं? ये है एक्टिविटी के लिए रेक्टेंगल यूज की जाती है, ये एक्शन या एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद है ये डायमंड शेप है, ये यूज की जाती है डिसीजन पॉइंट को, जहां पे आपने यस नो का डिसीजन करना होता है। उसके बाद स्टार्ट और एंड के लिए ये एलिप्टिकल शेप यूज की जाती है। और उसके बाद फ्लो लाइन है, ये कनेक्टर्स हैं, इन एरोज की मदद से इन शेप्स को कनेक्ट किया जाता है। एक्टिविटी और फ्लो लाइन, फिर डिसीजन पॉइंट, यस नो ट्रू फॉल्स डिसीजंस हैं वो है, और स्टार्ट एंड के लिए ओवल शेप्स यूज की जाती हैं। इसके अलावा और शेप्स भी हैं जो इसके लिए यूज की जा सकती हैं, इसमें ये पैरेललोग्राम भी है, ये बुलेट शेप भी है, और ये मुख्तलिफ शेप्स हैं। कीप थिंग्स सिंपल टू गेन पीपल अंडरस्टैंडिंग, तो कोशिश करें कि इसको सिंपल रखें। डॉक्यूमेंट के लिए ये शेप यूज की जाती है, डेटाबेस के लिए सिलेंड्रिकल शेप यूज की जाती है, मैनुअल एक्टिविटी के लिए ये ट्रेपेजॉइडल शेप यूज की जाती है, इनपुट आउटपुट के लिए ये वाली, फिर डिले के लिए बुलेट शेप, फिर कार्ड के लिए, फिर फाइल के लिए टर्मिनल पॉइंट, कनेक्टर्स हैं ये छोटा सर्कल, और ये वाली शेप ये यूज की जाती है। ये जो कनेक्टर्स हैं ये यूज किए जाते हैं ताकि फ्लो चार्ट्स में कंटेन कनेक्टर्स टू लिंक सब प्रोसेसेस और टू रिप्रेजेंट कन्वर्जिंग पाथ्स इन नेस्टेड फ्लो चार्ट्स। अगर एक ही पेज पे है तो ये देखें कनेक्टर है, यहाँ पे 1 लिख लिया तो आगे फिर दूसरा उसका सब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वहां पे फिर 1 लिख के दोबारा स्टार्ट कर लिया। तो इससे ये कि ये एक प्रोसेस दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अगर 2 पेजेस पे, मल्टीपल पेजेस पे आपने प्रोसेस लिखे हैं तो उसके लिए फिर ये सर्कल की बजाय आप ये वाली शेप यूज करेंगे, और ये शेप आगे अगले पेज पे आपको बताएगी कि ये प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो रहा है। फिर है मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेड इन फ्लो चार्ट्स। इसमें आप टाइम के लिए क्लॉक यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ईच एक्टिविटी के लिए ये चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ईच डिसीजन, डिसीजन के लिए जो बंदा है डिसीजन मेकिंग वाला उसके लिए आप ये हैमर वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। उसके बाद है और ये मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं जो फ्लो चार्ट्स में यूज किए जाते हैं। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं कि आप एक चाय का एक कप बना रहे हैं तो उसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे आप। पहले है स्टार्ट। अब स्टार्ट के लिए आपने सिंबल यूज किया ये ओवल। अब आगे प्रोसेस आ गया, पानी बॉईल करें, उसके बाद ये कनेक्टर लाइन है, अगले स्टेप में चाय ऐड करें, टी पत्ती डालें। उसके बाद आप अगले स्टेप पे जाएं और आपने डिसाइड करना है कि शुगर डालनी है या नहीं डालनी। इफ आंसर इज यस तो आप फिर ऐड शुगर करें, फिर स्टर करें, उसमें चम्मच के साथ उसको हिलाएं लिक्विड को, और फिर एंड होगा। लेकिन अगर आपने शुगर नहीं डालनी तो स्ट्रेट अवे यहीं से आप एंड की तरफ चले जाएंगे। तो ये देखें आपने स्टार्ट लिया, फिर उसके बाद पहले स्टेप पे गए, दूसरे पे, फिर तीसरे पे डिसीजन लेना था। डिसीजन अगर यस था तो 4 और 5 स्टेप पे गया प्रोसेस, अगर नो है तो डायरेक्ट कंक्लूड हो गया। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है फ्लो चार्ट की। उसके बाद प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स फॉर डिसीजन मेकर्स है, उसके लिए एग्जांपल है, इसको आप खुद देख लें, पॉज करके देख लें।
ये किस तरीके से बनी हुई है। फिर चेंज ओवर के लिए एक फ्लो चार्ट एक और है, इसको पॉज करके देखें और इसको समझें। उसके बाद कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग है, स्टार्ट हुआ, कस्टमर का ऑर्डर रिसीव हुआ, स्टॉक मौजूद है या नहीं, नहीं है तो प्रोडक्शन शेड्यूल देख लो, अगर है तो जनरेट सेल्स ऑर्डर कर लो। फिर ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको पॉज करके आप देख लें। अच्छा, जो लास्ट हमारा टूल है, क्यूसी टूल है, वो है कंट्रोल चार्ट्स। अब कंट्रोल चार्ट्स को यहाँ मैंने बहुत ही शॉर्ट, जितने डिटेल में मैंने पिछले डिस्कस किए हैं उस कंट्रोल चार्ट्स को इसलिए नहीं किया कि इसके लिए हम एक अलग से एक पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, और उसके वीडियोस लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये चैनल पे मौजूद हैं, तो वहाँ आप कंट्रोल चार्ट्स को डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, किसने कंट्रोल चार्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए उसका बताऊंगा, और एक शेप क्या होती है, कितनी टाइप के होते हैं। तो कंट्रोल चार्ट्स क्या हैं? स्टैटिस्टिकल टूल है शोइंग वेदर अ प्रोसेस इज इन कंट्रोल और नॉट, taking samples of a process and detect possibility of process being out of control, define upper limit, lower limit and medium value, और ड्रॉ चार्ट। ये इस तरह का एक चार्ट होता है जिसमें एक स्टैटिस्टिकल टूल है, ग्राफिंग टूल है, जिसमें ये देखा जाता है कि प्रोसेस इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, और उसके लिए डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर छोटे छोटे सैंपल्स लेके उनकी एवरेज प्लॉट कर ली जाती है। एवरेज या स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट करें या रेंज प्लॉट करें, जो भी है वो प्लॉट कर ली जाती है, और अगर कोई पॉइंट इन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट के बाहर प्लॉट होता है, तो वहां पे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि यहाँ प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो कंट्रोल चार्ट्स को शिवहार्ट कंट्रोल चार्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि दे आर एट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स शिवहार्ट, क्योंकि शिवहार्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे। शिवहार्ट चार्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल टू डिस्टिंग्विश वेरिएशन। तो ये शिवहार्ट के नाम की वजह से इसको शिवहार्ट कंट्रोल चार्ट्स भी कहा जाता है। इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसमें कंट्रोल लिमिट्स, वार्निंग लिमिट्स, फिर टारगेट वैल्यू, फिर उसको प्लॉट, डेटा प्लॉट करना, फिर सैंपल नंबर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखना, फिर जो सैंपल स्टैटिस्टिक एवरेज है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, रेंज है, जो भी आप प्लॉट कर रहे हैं उसको वर्टिकल एक्सिस पे लिखना, ये इसके टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं कंट्रोल चार्ट्स के। और ये कुछ टाइप से कंट्रोल चार्ट्स की, कंटिन्यूस या न्यूमेरिकल डेटा होगा तो उसके लिए वेरिएबल चार्ट्स यूज किए जाते हैं, कैटेगोरिकल या डिस्क्रीट या न्यूमेरिकल डेटा होगा तो उसके लिए एट्रीब्यूट चार्ट्स यूज किए जाते हैं। वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स की टाइप्स हैं आर चार्ट और एक्स बार चार्ट। ये टिपिकल हैं, इसके आगे और भी टाइप्स हो सकती हैं, वो हम डिटेल में फिर अलग से कंट्रोल चार्ट्स को ही डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप सीखेंगे। फिर एट्रीब्यूट चार्ट्स हैं, एट्रीब्यूट चार्ट्स में पी चार्ट और सी चार्ट, और इसके अलावा एन पी चार्ट, और इसके अलावा और भी चार्ट्स हैं, लेकिन टिपिकली पी और सी चार्ट ही यूज किए जाते हैं। तो जो कंट्रोल चार्ट्स हो गए, फिर उनकी ये कॉमन टाइप्स हो गई, ये हो गया। और इस दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर, कि इसमें हमने क्यूसी टूल्स जो यूज किए जाते हैं प्रोसेसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको डिटेल में समझ आगे होंगे, क्योंकि ये प्रोसेस कंट्रोल में यूज किए जाते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप इस सेशन के एंड पे आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और गूगल क्लासरूम पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।